सो हे गाइस, आई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ का ये पांचवा मॉक टेस्ट जो है वो लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने हाल ही में ही एक वीडियो आपकी अपलोड की थी कि कैसे आप खुद अपने आप से जो है वो बेस्ट MCQs को बना सकते हो और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और कैसे आप अपने खुद के तरीके से जो है वो मॉक टेस्ट ईजाद कर सकते हैं, मॉक टेस्ट बना सकते हैं, और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन या फिर रिवीजन को करते करते जो है वो खुद अपने वन लाइनर्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए, जितना ज़्यादा आपका जो है वो मॉक टेस्ट या फिर आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है उससे कंप्लीट करना है, उससे उतना ही ज़्यादा यानी कि उससे ज़्यादा आपका हो जाएगा आपके लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। तो आप कैसे मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, कैसे एनवायरनमेंट बना सकते हो, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अभी हाल ही में अपलोड की है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप उसी वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। तो विदाउट फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। और ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट। जो आपका ईथरनेट होता है उसके लिए आपका जो है वो IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए जी, ईथरनेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। पिछले एग्जाम में आपको ये पूछा गया था कि ईथरनेट का एड्रेस कितने बिट का होता है, तो वो आपका होता है आपका 48 बिट का, ठीक है जी। ये आपसे पूछा गया था। इंटरनेट एड्रेस को आपका मैक एड्रेस भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और हो सकता है कि आपकी जो ये एग्ज़ाम आ रहा है इसमें आपका जो है वो 110% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 802.3। ये आपका जो है वो ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाइलर यूज इन सी लैंग्वेज। तो आपकी जो सी लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से कंपाइलर यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम को जो है आपका वो मॉडरेट से टफ बनाना है तो यहाँ से 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बच्चे बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम टफ आया, तो यहाँ पे आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरलैंड, ठीक है जी। इसमें जो भी कंपाइलर आपके यूज़ होते हैं उनकी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, वो क्या है, बोनोटूसू, BONOTUSU। ये इसकी जो है वो आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। बो से क्या आपका हो जाएगा, बो से आपका हो जाएगा बोरलैंड, ठीक है जी। नो से आपका क्या हो जाएगा, नो से आपका हो जाएगा नोट पैड, ठीक है जी, नोट पैड। टू से क्या आपका हो जाएगा, टू से आपका हो जाएगा टर्बोसी, टर्बोसी। और सू से आपका क्या हो जाएगा, सबलाइम टेक्स्ट, SUBLIME, सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट, TEXT। ये आपका ई है, इसे ई कर लीजिएगा, सबलाइम टेक्स्ट। तो ये आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है जितने भी आपके सी में कंपाइलर यूज़ होते हैं यहीं से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बोनो टूसू, बो से बोरलैंड, नो से नोटपैड, टू से टर्बोसी, और SU सू से सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आपका जो है वो IEEE स्टैंडर्ड आखिरकार होता क्या है, ठीक है जी। IEEE स्टैंडर्ड आपका क्या होता है उसके बारे में हम एक बार जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो IEEE स्टैंडर्ड की पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अब बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल पहले आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आएगा कि इंजीनियरिंग पहले आएगा, ठीक है जी। तो इसे याद करने की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो है कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है जी। क्या है कि हम जो कल हैं वो हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करेंगे, कि कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है जी। अब कल से मेरा मतलब क्या है, अगर आप कल याद रखोगे तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिकल याद हो जाएगा, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसे याद रखा जाता है। देखिए, तभी वीडियो को स्किप मत किया कीजिएगा क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा लिए जाते हैं, ठीक है जी। हर जगह आपको क्राइम करवाया जाता है, यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएंगी क्योंकि हम भी एक समय में जो एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो आप इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एग्जाम में भैया ये चीज़ें ही याद रहेंगी कि कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे वहाँ पर एग्जाम प्रेशर की वजह से हिचकिचा जाता है बच्चा, कन्फ्यूज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आएगा कि इंजीनियरिंग पहले आएगी, ठीक है जी। तो ऐसे याद रखिए कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है जी। अब हम इंपॉर्टेंट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं IEEE स्टैंडर्ड के, ठीक है जी। फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क मैनेजमेंट 802.1। 802.1 आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। 802.2 आपका क्या आ जाएगा, लॉजिक लिंक लेयर के लिए, ठीक है जी, लॉजिक लिंक लेयर के लिए। अब याद करने का तरीका क्या है भैया, अगर आपको देखिए
OSI मॉडल आपको पता हो, OSI मॉडल की जो बॉटम रो होती है उसे क्या कहा जाता है, बॉटम लेयर, फिजिकल लेयर। उसके ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर हमारी कौन सी होती है, जो सेकंड लेयर होती है वो होती है डाटा लिंक लेयर। ठीक है जी, डाटा लिंक लेयर। अब जो बच्चा होगा, जिसने पढ़ा होगा, वो वहीं से याद कर जाता है डाटा लिंक लेयर। ठीक है जी, लिंक लेयर। आपकी लिंक लेयर कहाँ आएगी, सेकंड में आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से भी आप इसे बता सकते हो कि डाटा लिंक लेयर और लॉजिक लिंक लेयर। लिंक का आपका कहाँ मिल रहा है, सेकंड लेयर में। तो यहाँ लगा सकते हो 802.2। अगर यहाँ से भी कैच कोई नहीं कर पाया तो डाटा लिंक लेयर को हमारे दो सब लेयर में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है लॉजिक लिंक लेयर और दूसरी होती है मीडिया एक्सेस लेयर। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि लॉजिक लिंक लेयर हमारी कहाँ मिलेगी, सेकंड लेयर में मिलेगी, और 802.2 ही इसका जो है वो इसका शॉर्ट ट्रिक आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर, ईथरनेट के ऊपर। तो ये हमने आपको पहले बता दिया कि जो 802.3 होगा वो आपका क्या होगा, ईथरनेट होगा। ठीक है जी, 802.4 किसके ऊपर काम करेगा, 802.4 आपका क्या होगा, टोकन बस के ऊपर काम करेगा। 802.4 आपका क्या होगा, टोकन बस। अब याद रखने का तरीका कि जो आपकी बस होती है भैया उसके 4 टायर होते हैं। ठीक है जी, जो आपकी बस होती है उसके कितने टायर होते हैं, उसके 4 टायर होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि लॉजिक टोकन बस का क्या होगा, टोकन बस का होगा आपका 802.4। अब 802.5 किसका होगा, आपका टोकन रिंग का होगा। याद करने का तरीका क्या है कि जो हमारी हाथ की उंगलियां होती हैं वो 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियों में हम रिंग डाल सकते हैं। ठीक है जी, 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों में हम रिंग डालते हैं, तो ये आपका जो आएगा टोकन रिंग का। 6 आपका किसका हो जाएगा, मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। ठीक है जी, मैन, यहाँ से मैन याद रख सकते हो आदमी, और आदमी क्या होता है, क्रिकेट में छक्का मारता है तभी उससे ज़्यादा रन मिलते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि भैया मैन का आपका क्या हो जाएगा, 802.6, यानी कि मैन ने जो है वो क्रिकेट में छक्का मारा। तो ऐसे आप याद सकते हैं। उसके बाद 802.7 के ऊपर बात करते हैं तो ब्रॉडबैंड कोएक्शियल केबल, ब्रॉडबैंड कोएक्शियल केबल के ऊपर। ठीक है जी, 802.8 याद रख सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। याद करने का तरीका क्या है, देखिए 8 को अगर आप ऐसे लिखे तो 8 है, और अगर आप इसे स्क्रीन को अपनी टिल्ट कर सकते हो तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, जिसका मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और जो हमारा नेट होता है, इंटरनेट होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी नेट की रेंज भी इन्फिनिटी होती है। और नेट में कौन सी केबल यूज़ करती है, तो इंटरनेट में हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सबमरीन केबल भी कहते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 802.8 का मतलब है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हमारी कौन सी चलता है, इंटरनेट चलता है, और इंटरनेट के ऊपर कौन सी केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक। तो ऐसे में याद रख सकते हैं कि 802.8। ठीक है जी, उसके बाद हम 802.9 के बारे में बात करते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्विस लैन, जो आपके इंटीग्रेटेड एरिया में लैन काम करती है वो आपकी किस में आ जाएगी, 802.9। उसके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद कि 802.11 किसके लिए हो जाती है, वाईफाई के लिए। याद करने का देखिए अब तरीका क्या है, याद करने का आपका तरीका हो जाएगा, देखिए वाईफाई को हम ऐसे लिखते हैं, वाई फाई ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 आई देखने को मिलेगा। अब 2 आई को ऐसे इकट्ठे लिखेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। तो वाईफाई के लिए आपका क्या हो जाएगा, 802.11। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपका जो है वो ऐसा कौन सा IEEE स्टैंडर्ड है जो यूज़ नहीं होता है। तो आपका 802.13 है वो आपका यूज़ नहीं होता है। ठीक है जी, 802.14 मॉडम के लिए हो जाएगा। 802.15 आपका पैन के लिए हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, याद करने का तरीका कि पैन का मतलब आपको पान, पैन को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, पान भी पढ़ सकते हो, और 15 रुपये का जो है हमने वो पान लेना है। तो ऐसे याद रखिए कि पान की जो कॉस्ट है वो क्या है, 15 रुपीज़ है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि 802.15 किसके लिए हो जाएगा, पैन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लूटूथ के लिए। ठीक है जी, 802.15.1 किसके लिए हो जाएगा, ब्लूटूथ के लिए हो जाएगा। याद करने के मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि यूट्यूब के आपको इन्वेंटर और फाउंडर में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इन्वेंटर का नाम क्या है, जाप हैरिस्टन। नाम याद कैसे करना है कि नाम का जाप कर करके उसने क्या किया, ब्लूटूथ फाउंड कर दिया, कि नाम का जाप कर करके ब्लूटूथ फाउंड कर दिया। तो नाम जाप हैरिस्टन। ठीक है जी, आपके ब्लूटूथ फाउंड कर, ब्लूटूथ इन्वेंट कर दिया, इन्वेंटर का नाम है आपके जाप हैरिस्टन। तो नाम का जाप कर करके उसने ब्लूटूथ जो है वो इन्वेंट कर दिया, कि नाम का जाप कर करके ब्लूटूथ इन्वेंट कर दिया। तो ब्लूटूथ का जो इन्वेंटर है वो जाप हैरिस्टन। फाउंडर का नाम क्या हो जाएगा, नील्स रिडबिक। ठीक है जी, और ब्लूटूथ जो थे वो एक डेनमार्क के राजा थे जिनका एक दांत ब्लू कलर का था, इस नाम इसलिए इसका नाम ब्लूटूथ पड़ गया। ठीक है जी, इसे मैग्नेट या एडहॉक नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे 802.15.6 यानी कि जिग्बी के लिए, और 802.16 यानी कि वाईमैक्स के लिए। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट IEEE स्टैंडर्ड थे जिसमें हमने पॉसिबल हो पाया तो हमने उतने को जो है वो शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहता है कि इफ़ वी वांट टू गिव कमेंट इन HTML, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे।
अगर हमने HTML के ऊपर कोई कमेंट देना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी, कमेंट हमारे ऐसा होता है जो हमारा वेब पेज के ऊपर नहीं दिखा। कमेंट के अंदर हम ऐसा कोई कंटेंट लिख सकते हैं या ऐसे कुछ टैग्स को दे सकते हैं, ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो हमारा वेब पेज के ऊपर कभी दिखता नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा कमेंट होता है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज में कमेंट कैसे दिए जाते हैं। HTML में हमने देख लिया कि इस तरीके से कमेंट दिया जाता है। अब CSS की अगर हम बात करते हैं तो CSS में हमारा जो कमेंट होता है वो ऐसे दिया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका एस्ट्रिक्स, इसके बीच में हम कुछ लिख सकते हैं, ये आपका दोबारा एस्ट्रिक आएगा और यहाँ पर जो है वो आपका फॉरवर्ड स्लैश से बंद हो जाएगा। ये आपका CSS में जो है वो कमेंट देने का तरीका है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे दे सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे दे सकते हो। जावास्क्रिप्ट में आप इस तरीके से कमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, 2 डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो इस तरीके से हम जो है वो जावास्क्रिप्ट में कमेंट दे सकते हैं। हम बात करते हैं कि सिंपल जावा में कमेंट कैसे दे सकते हैं। जो आपकी सिंपल जावा है उसमें हम कमेंट कैसे दे सकते हो। सिंपल जावा में फॉरवर्ड स्लैश और डबल एस्ट्रिक, इस तरीके से जो हम सिंपल जावा में कमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, अब सी लैंग्वेज की अगर बात आती है तो सी लैंग्वेज में ये तो हमने देख लिया कि सी लैंग्वेज में हम कमेंट दे सकते हैं इस तरीके से। भैया सी लैंग्वेज में हम सिंगल लाइन का अगर हमें कमेंट देना हो, ठीक है जी, सी लैंग्वेज में अगर हमने सिंगल लाइन का कमेंट देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं। सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन को कमेंट के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से, सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ठीक है जी, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम ऐसे कमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, अगर उसके साथ ही हम बात करें कि सी लैंग्वेज में हम डबल लाइन कमेंट के लिए कैसे दे सकते हैं कि अगर हमने डबल लाइन कमेंट देना है या मल्टी लाइन कमेंट देना है तो इस तरीके से। ठीक, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम इस तरीके से जो मल्टी लाइन कमेंट सी लैंग्वेज में दे सकते हैं जी। और यही आपका जो है वो C++ में हमने सिंगल देना है तो वो भी इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब C++ में अगर हम बात करते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट, C++ की बात की जाती है कि C++ में अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट देना है, C++ में अगर हमने क्या करना है कि सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हम इस तरीके से देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से देंगे। और अगर हमने C++ में ही डबल लाइन कमेंट देना है तो हम इस तरीके से देंगे। ठीक है जी, ये आपका कुछ ऐसे कमेंट डबल लाइन कमेंट दिया जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट अगर हमने पाइथन में देना है। ठीक है जी, पाइथन में अगर हमने पाइथन लैंग्वेज होती है उसमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हम इस तरीके से उससे देंगे, हैश के थ्रू हम इसे देंगे। ठीक है जी, हैश के थ्रू हम देंगे। तो ये हमने आपको कुछ बता दिया है कि किस तरीके से आप जो वो कमेंट जो है वो अपने सी लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में या जावा लैंग्वेज में आप कमेंट दे सकते हो। ये जितने भी आपने पॉइंट अभी हमने बताए हैं तो उन्हें आप एक सेपरेट, जब आप मॉक टेस्ट किसी का देने बैठते हो तो एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो और जो आपको नहीं पता होता उन इन्फॉर्मेशन को एज अ वन लाइनर लिख लिया करो और उन्हें वन लाइन को ही बाद में रिवाइज कर दिया करो। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो, अपनी लास्ट वीडियो बनाई है जिसका बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे एक बार देखना ना भूलें। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ राउटर। जो हमारा राउटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ तक आपको उसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। हम राउटर के बारे में अगर बात करते हैं तो राउटर में हमारे क्या आपको देखने को मिलता है। तो राउटर में हमें क्या देखने को मिलता है कि राउटर में हमें जो है हमें राउटिंग टेबल मेंटेन करना होता है। ठीक है जी, राउटर में हमें क्या मेंटेन करना होता है, राउटर में हमें जो है वो राउटिंग टेबल मेंटेन करना होता है, जिसमें कि हमारे पास जो होते हैं वो 3 प्रकार के हमारे को कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं। एक होता है हमारा डेस्टिनेशन, दूसरा होता है हमारा नेक्स्ट हॉप और तीसरा होता है हमारा इंटरफेस। तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में या फिर अपकमिंग जो हमारी वीडियो है या अपकमिंग स्लाइड्स है उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप याद रखिए कि राउटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक। और देखिए वाईफाई की भी हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इफ़ वी प्रेस F8 ट्वाइस देन व्हाट विल हैपन। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखो तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि अगर हम F8 को 3 बारी टाइप करेंगे, 3 बारी प्रेस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, आप सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते थे, पर अगर 2 बारी हम इसे करें तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। अगर हम 2 बारी करेंगे तो हमारे को एक वर्ड को हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बारी हो सकता है कि यही पूछ ले कि अगर 2 बारी क्या करेंगे तो क्या होगा, 4 बारी करेंगे तो क्या होगा, 3 बारी करेंगे तो क्या होगा। तो इन्हें आप स्किप मत कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन। देखिए स्पीड से जो है वो हर एक एग्जाम में 817 से लेके पोस्ट कोड 1000 तक स्पीड से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा RPM, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क की जो आपकी स्पीड है उसे रेवोल्यूशन पर मिनट में हाँ आपका वो देखा जाता है। और ये आपके क्या होता है, ये आपके 5400 रेवोल्यूशन से लेके, देखिए जी 5400 रेवोल्यूशन से लेके 7200 रेवोल्यूशन तक आपकी दे देती है। ठीक है जी, 5400 रेवोल्यूशन से लेकर 7200 रेवोल्यूशन तक। ठीक है जी, यह मैं आपको बताता हूँ कि 5400 रेवोल्यूशन से लेकर आपके 5400 रेवोल्यूशन से लेकर आपके
7200 रेवोल्यूशन तक दे देती है, ठीक है जी। 7200 रेवोल्यूशन तक आपकी दे देती है हार्ड डिस्क। तो ये इसकी रेंज होती है, ठीक है, स्पीड की रेंज होती है। तो किस में मापा जाता है? आरपीएम में। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि F8 से रिलेटेड किया। अब देखिए F8 भैया यहाँ पर बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि भैया इनसे क्वेश्चन आता ही है। अगर हम F8 को जो है वो 2 टाइम प्रेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 टाइम अगर हम प्रेस करें तो हम एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देख लीजिए, थोड़ा कष्ट करके, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। F8 को अगर 4 टाइम हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से हम एक पैराग्राफ होता है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर 5 टाइम अगर हम दबाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट होगा, एंटायर डॉक्यूमेंट होगा, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम स्पीड के बारे में बात कर देखते हैं कि कंप्यूटर की जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट स्पीड्स क्या क्या रहती है। तो स्पीड ऑफ प्रिंटर क्या होती है आपकी? तो स्पीड ऑफ प्रिंटर होती है आपकी पीपीएम, यानी कि पेजेस पर मिनट। रेवोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का जो रेवोल्यूशन होता है वो हम कैसे माप सकते हैं? तो वो आता है डीपीआई, मतलब डॉट्स पर इंच। 1 इंच के अंदर वो कितने डॉट दिख रहा है या कितने डॉट मारा है, तो आपका आ जाएगा रेवोल्यूशन पर प्रिंटर, ठीक है जी। स्पीड ऑफ सीपीयू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 939 के क्वेश्चन में ये आपकी जो सी सीरीज थी उसमें तकरीबन 15 या 16 पेज पे आपका लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर आपकी सीपीयू की कौन सी होती है। एक बारी देख लीजिएगा इसको भी, राइट हैंड साइड पे आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला था। तो स्पीड ऑफ सीपीयू की अगर हम बात की जाती है तो उसे गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किप्स, टिप्स, मिप्स में आपको मापा जाता है, ठीक है जी। अब जो एग्जाम था उसमें आपके एग्जाम्पल क्या थे? उसमें आपके किप्स, टिप्स, मिप्स और फ्लॉप्स आपका जो है वो एग्जाम्पल दिया गया था। और काफ़ी सारा स्टूडेंट जो था वो फ्लॉप्स को मार देगा था। जो आपकी फ्लॉप्स होती है वो आपकी सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है, ठीक है जी। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो आपकी स्पीड होती है सीपीयू की, उसे गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। या फिर किप्स, टिप्स या मिप्स में किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसलिए आपका मापा जाता है, ठीक है जी। बात करें कि स्पीड ऑफ रैम, तो स्पीड ऑफ रैम और जो स्पीड ऑफ बसेस होती हैं, ठीक है जी, वो आपकी मेगाहर्ट्ज में ही मापी जाती हैं दोनों, ठीक है जी। बसेस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है जी। जो आपकी बाई डायरेक्शनल बस कौन सी होती है? डाटा बस आपकी जो है वो बाई डायरेक्शनल बस होती है, और एड्रेस बस और कंट्रोल बस आपकी यूनि डायरेक्शनल होती है। ये चीज़ आपकी याद रखने की जरूरत है, ठीक है जी। स्पीड ऑफ स्कैनर, स्कैनर की स्पीड क्या होती है? पीपीएम, मतलब पेजेस पर मिनट। और रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है। अब हम बोलते हैं कि 32 इंच की एलईडी है या फिर आपकी 52 इंच की एलईडी है, वो कैसे मापा जाता है? तो आपका इस तरीके से डायगनली आपका मापा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं मापा जाता कि हॉरिजॉन्टली है, उसे डायगनली ऐसे मापा जाता है, ठीक है जी। ऐसे आपकी एलसीडी है या एलईडी है तो उसकी रेजोल्यूशन क्या है, कितनी बड़ी है, वो ऐसे आपका डायगोनली उसका जो है वो रेजोल्यूशन मापा जाता है। तो ये हमने आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीड्स के बारे में बात की है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गूगल एल्गोरिथम। गूगल एल्गोरिथम से आपके क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में आपको गूगल एल्गोरिथम से, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 939 का, वहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसकी जो कौन सी ऐसी है जो गूगल की एल्गोरिथम नहीं है? तो आपका जो बग ड्रॉइड है, ये एंड्रॉयड का लोगो है, ठीक है जी। एंड्रॉयड का जो आपको इस तरीके से एक भाई जी एंड्रॉयड के देखने को मिलते हैं ना ऐसे सी, तो ये आपका जो है वो एंड्रॉयड का लोगो हो जाता है। ये आपका जो एंड्रॉयड का लोगो हो जाता है, इसका नाम क्या होता है? बग ड्रॉइड। अब गूगल की एल्गोरिथम के ऊपर बात की जाए तो आपका पांडा है, हमिंग बर्ड है, ब्रेट है, फ्रेड हो जाएगा, ठीक है जी। पेंगुइन जो है आपकी वो गूगल की एल्गोरिथम हो जाएगी। पीजन जो है आपकी गूगल की एल्गोरिथम हो जाएगी, ठीक है जी। कौन सी? एक तो हमने बता दिया आपको पीजन, दूसरी आपको पांडा, तीसरी आपको हमिंग बर्ड, चौथा आपको पेंगुइन, और पांचवी आपको फ्रेड, और चौथी आपको बर्ड। जो ये सारी जो है वो गूगल की एल्गोरिथम है, ठीक है जी। एल्गोरिथम, मदर ऑफ एल्गोरिथम किसे कहा जाता है? तो लेडी एडा लवलेस, 939 में क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। हु इज़ द फादर ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के फादर या फिर जिसने फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद अल ख्वाजरानी, ठीक है जी। 839 में, 939 में जो आपका जो ये दोनों क्वेश्चन थे वो ऊपर नीचे सीक्वेंस में आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ से भी इस बार पूछ सकते हैं कि गूगल के एल्गोरिथम इसमें से कौन सी है। तो मैंने आपको बता दी कि 5 ये आपकी गूगल के एल्गोरिथम है। पहली आपकी पीजन, दूसरी पांडा, तीसरी हमिंग बर्ड, चौथी आपकी पेंगुइन, पांचवी फ्रेड और छठी आपकी बर्ड। ये आपकी गूगल की 6 एल्गोरिथम हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि अ रेड कलर ट्राइंगल ओवर राइट साइड ऑफ अ सेल। अगर आपका एमएस एक्सेल में सेल होता है तो इसमें इस तरह का आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलता है राइट साइड में रेड कलर का। उसे क्या कहा जाता है? फिल हैंडल, सेल टिप, सेल हैंडल या फिर फिल टिप। तो ये से आपको जो है वो सेल टिप कहा जाएगा, ठीक है जी। सेल टिप कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा कमेंट डाल सकते हैं कि जो सिर्फ जो डाटा आपकी एक्सेल शीट उसे बना रहा है, उसे डाटा उसमें डाल रहा है तो उसे ये दिखेगा, ठीक है जी। अगर आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ आपको नहीं दिखेगा। तो ये होता है कमेंट होता है। इसमें क्या हम कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसे क्या कहा जाएगा? सेल टिप। और जो आपका इस तरीके से आपका देखा जाता है, जो आपका राइट कॉर्नर में बॉटम पे होता है ब्लैक कलर का, ठीक, जो आपका किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है राइट कॉर्नर में। इस तरीके का आपका रेक्टेंगल बॉक्स ब्लैक कलर में होता है तो उसे कहा जाएगा, उसे आ जाएगा फिल हैंडल। उसमें क्या होता है कि आपका सीक्वेंस ऑफ सीरीज आप डाल सकते हो, ठीक है जी।
सपोज कीजिए कि आपने क्या डाला, आपने यहाँ पे डाल दिया कि आपको यहाँ पे एक आपने डाल दिया, तो अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे 2 3 4 5 खुद चला जाएगा, तो ये क्या होता है, फिल हैंडल हो जाता है। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मास्टर व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमारे 3 प्रकार के आपको मास्टर व्यू देखने को मिलते हैं, तो इनमें से कौन सा है वो मास्टर व्यू का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि आउटलाइन मास्टर व्यू, ये आपका सही हो जाएगा। आपका हैंड आउट मास्टर, नॉर्मल मास्टर और स्लाइड मास्टर, ये आपके जो है वो 3 मास्टर व्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं कि हाउ मेनी सेल्स कैरेक्टर्स कैन बी यूज इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल की जो एक सेल होती है, ये आपका एक सेल है। ठीक है जी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल वर्कशीट की। ठीक है जी। तो आपका जो होता है उसमें आप कितने कैरेक्टर्स को डाल सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32 76 7। याद रखने का तरीका क्या है भैया, 32 76 7, ऐसे इसे याद रख सकते हो आप। जो 32 76 7 है, इतने जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसे जो है वो आप इनके अंदर डाल सकते हो। कितने जी, 32 76 7। ठीक है जी। 32 76 7, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, यानी कि 32 76 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि स्पाइरल मॉडल इज गिवन बाय। देखिए जो आपके SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, उसमें क्या था कि उसको बनाने से पहले हमारी जो थी 7 प्रकार की मैथोडोलॉजीज थी, जिसमें कि आपका वाटरफॉल मॉडल आ गया, वी शेप मॉडल आ गया, आइटरेटिव मॉडल आ गया, एगाइल मॉडल आ गया आपका। ठीक है जी। स्पाइरल मॉडल आ गया और बिग बैंग मॉडल आ गया। तो इन मॉडल्स को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक मैथोडोलॉजीज हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीवियस एग्जाम से हमको एक ही मॉडल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपका मिलेगा कौन सा, स्पाइरल मॉडल। और स्पाइरल मॉडल हो जो होता है वो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। तो इनके जो फाउंडर हैं, इनके जो फाउंडर है वो कौन है आपके, ये भाई साहब जिधर ये जो हमारे दादाजी हमको दिख रहे हैं, ये इनके फाउंडर, उनका नाम क्या है, इनका नाम है बैरी बोहेम। इनका नाम क्या है, बैरी बोहेम। ये हमारा जो है वो स्पाइरल मॉडल के जो है वो फाउंडर है। अब स्पाइरल मॉडल होता है वो आपका किसके ऊपर काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। याद रखने का तरीका क्या है भाई, जो स्पाइरल होता है, जो सांप होता है हमारा, वो इस तरीके से जो है वो कुंडली मार कर बैठता है, यानी कि इस तरीके से जो है वो कुंडली मार के बैठता है हमारा सर्प। ठीक है जी। और सर्प क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे में याद रख सकते हो स्पाइरल का मतलब है सांप, और सांप का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है जी। तो इसलिए याद सकते हैं कि जो सांप होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, रिस्की होता है, तो वो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड। जो हमारा लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि IEEE 802.11, ये आपका IEEE स्टैंडर्ड और लेटेस्ट कौन सा है, AX आपका जो है वो लेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं वाईफाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके जो फाउंडर या इन्वेंटर है उनका नाम क्या हो जाएगा, लेडी लेमरार। ब्लूटूथ के इन्वेंटर कौन बताया था कि नाम जब के उन्होंने ब्लूटूथ इन्वेंट कर दिया, तो मतलब जाप हैरिस्टन। ठीक है जी। यहाँ पे कौन है, लेडी लेमरार। उसके बाद कितने प्रकार के वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हमको देखने को मिलते हैं, तो हमारे को 4 प्रकार के मिलते हैं, WEP, WPA, WPA2 और WPA3। ठीक है जी। ये 4 प्रकार के हमारे को वाईफाई स्टैंडर्ड हमारे देखने को मिलते हैं। वाईफाई की IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 802.11। फ्रीक्वेंसी जितनी हमारे राउटर की होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ तक, और रेंज कितनी होती है, यानी कि 150 फीट से लेके 150 फीट मतलब कि 45 मीटर तक। ठीक है जी। 150 फीट यानी कि 45 मीटर तक आपकी जो है वो इसकी रेंज होती है। ब्लूटूथ की हमारी 10 मीटर तक रेंज होती है, यानी कि 33 फुट तक। ठीक है जी। ऐसे आप ब्लूटूथ की रेंज उन्होंने पूछ लिया कि 10 मीटर तक होती है। ठीक है जी। अब अगर ये पूछ लें कि भैया फुट में कितनी है, तो 33 फुट तक आपकी उसकी रेंज होगी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अलग से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट टैब इंक्लूड्स कितने इंच करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखो तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो टैब होता है वो कितने पॉइंट लेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.5 इंचेस जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आपका टैब बटन होता है, ये टैब बटन होता है, जब उसे क्लिक करते हैं तो वो स्पेस दे देता है और यहाँ पर चला जाता है कर्सर, तो वो क्या करता है कि वो कितने स्पेस देगा, तो वो आपके 0.5 इंचेस आपके देगा। और मैक्सिमम कितने दे सकता है भैया, अगर बाय डिफॉल्ट में, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, तो मैक्सिमम दे सकता है 22 इंचेस। ठीक है जी। मैक्सिमम कितने दे सकता है, आपके 22 इंचेस दे सकता है। अब राउटिंग टेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउटिंग टेबल इंक्लूड, जो राउटिंग टेबल होता है वो आपके क्या क्या इंक्लूड करता है, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट स्टॉप, इंटरफेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपका राउटिंग टेबल होता है आपका, वो इन तीनों को इंक्लूड करता है, किसमें कि डेस्टिनेशन भी होता है, नेक्स्ट स्टॉप भी होता है, और आपका जो वो इंटरफेस भी होता है राउटिंग टेबल में। हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया डेस्टिनेशन, नेक्स्ट स्टॉप और इंटरफेस आखिरकार होते क्या हैं। ये आपके इधर राउटर जी पड़े हैं। ठीक है जी। तो डेस्टिनेशन क्या होता है कि रेंज ऑफ IP एड्रेस वेयर यू वांट टू ट्रैफिक गो। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ हमने पहुँचना है, तो IP एड्रेस की वो रेंज जहाँ पर हम उसे पहुँचाना चाहते हैं। रेंज होती है कि ट्रैफिक हमारा जो पैकेट्स है वो जा कहाँ रहे हैं, तो वो क्या होगा, डेस्टिनेशन, मतलब कि हमारे पैकेट्स ने जो है वो कहाँ पहुँचना है, तो हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या हो जाएगा कि इट इज़ द नेक्स्ट गेटवे टू विच पैकेट शुड बी फॉरवर्ड अमंग द पाथ। पाथ का मतलब होता है कि जिस रास्ते से
किस रास्ते से जो हमारा वो पैकेट्स हमारे जा रहे हैं, ठीक है जी, किस रास्ते से हमारे जो पैकेट्स वो जा रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट हॉप के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है, इंडिकेट्स व्हाट लोकली वेब अवेलेबल इंटरफेस इज, मतलब कि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज क्या क्या हैं, किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करके हमारा जो है वो पैकेट्स जा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि जहाँ हमारे पैकेट्स को पहुँचना है। नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या है कि किस रास्ते से होके जा रहे हैं। और इंटरफेस का मतलब क्या है कि क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब राउटर क्या होता है कि इंटरनेटवर्किंग डिवाइस हमारी जो है वो राउटर होती है, और ये कौन सी लेयर के ऊपर काम करेगी, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करेगी, ठीक है जी। इनमें जो डाटा ट्रैवल होता है वो एज अ पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राउटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऐसे वायरस जो उस समय एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आपका जी बूट सेक्टर वायरस, ठीक है जी। बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। तो वायरस के फाउंडर थे वो कौन से थे, फ्रेड कोहेन वायरस के फाउंडर थे, और पहला वायरस जो है वो बॉब थॉमस ने जो है वो पहला वायरस बनाया था, ठीक है जी। फाउंडर कौन थे, फ्रेड कोहेन था, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द इंसर्ट डिलीट पेज अप होम पेज डाउन कीज़ आर प्लेस्ड ओवर। तो ये हमारे जो कीज़ होते हैं, देखिए इंसर्ट हो गया, होम हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एंड हो गया और डिलीट हो गया, ये हमारे कीज़ आपको कीबोर्ड में कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी अगर आप डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस करो तो आपको पता होगा, ठीक है जी। इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरोज़ की, जो आपके इस तरीके से एरोज़ की आपको देखने को मिलते हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है जी। उनके ऊपर ही आपके जो है वो की आपको देखने को मिलेंगे, कौन से, इंसर्ट की, होम की, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन की, ठीक है जी। कंप्यूटर के जो आपके जितने भी कीबोर्ड होते हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। फंक्शन टोटल कीज कितने होते हैं, टोटल फंक्शन कीज हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है जी। फंक्शन कीज टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। परंतु अगर एग्जाम में 13 भी ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि कई हमारे लैपटॉप होते हैं फिर कीबोर्ड होते हैं उनमें FN भी देखने को मिलता है, तो आपके 13 हो जाएंगे। तो अगर आपको पेपर में जो है वो आपको 13 देखने को मिले तो आपने 13 राइट करना है, अदरवाइज आपका 12 सही ऑप्शन होगा, ठीक है जी। हम बात कर लेते हैं वायरसेस के बारे में। तो रेजिडेंट वायरस कौन से होते हैं, रेजिडेंट वायरस आपके, क्योंकि हमने यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दिए तो एक बार एग्जाम्पल के ऊपर भी जान लेते हैं कि रेजिडेंट वायरस कौन से होते हैं। ऐसे वायरस जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में लाइज कर जाते हैं, ठीक है जी। और जब आपका रैम में कोई प्रोसेस चल रहा होता है तो उस प्रोसेस को जो है वो ख़राब कर देते हैं या फिर उस प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं। वो आपके कौन से होते हैं, रेजिडेंट वायरस, जो कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं, ठीक है जी। मेमोरी यानी कि रैम या फिर आपके रोम में जो वायरस होंगे वो आपके रेजिडेंट वायरस कहलाएंगे, ठीक है जी। ऑल्सो नोन एज टर्मिनेट एंड स्टे वायरस, ठीक है, स्टे रेजिस्टेंट, इन्हें टर्मिनेट भी कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये जो रनिंग प्रोसेस होता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। और स्टे रेजिस्टेंट वायरस क्यों, क्योंकि ये जो आपकी मेमोरी होता है उसमें स्टे कर लेते हैं, ठीक है जी। इट फाइंड्स अ वे टू लोड इन द कंप्यूटर्स रैम। अभी कंप्यूटर की रैम में जो होता है वो रह लेते हैं, कंप्यूटर की रैम में जो अपना घर बना लेते हैं, और क्या करता है कि इन्फेक्ट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो हमारी फाइल रनिंग कर रही है उसे जो है वो आपका जो है वो इन्फेक्ट कर देगी। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा था कि देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके रेजिडेंट वायरस होते हैं वो कहाँ होता है, तो वो आपके जो है वो कंप्यूटर की रैम में रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जेरूसलम वायरस हो गया, ऑन हाफ वायरस हो गया, मैजिस्टर वायरस हो गया, जंकी हो गया या स्टैंडबग हो गया। ये जो है आपके वो रेजिडेंट वायरस के एग्जांपल हो गया। मैक्रो वायरस कौन से होते हैं, या तो मैक्रो वायरस इज काइंड ऑफ वायरस दैट रिटन इन अ मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी आपके वायरस आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान लिखे जा सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान जिन्हें इंसर्ट किया जा सकता है वो आपके मैक्रो वायरस होते हैं, ठीक है जी। बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, मेलिसा वायरस का। जो मेलेसिया वायरस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेलेसिया वायरस किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो ये आपका मैक्रो वायरस का एग्जाम्पल है। रेट्रो वायरस के बारे में हम बात लेते हैं कि इट इज आल्सो रेफर एज द एंटी वायरस, ठीक है जी। एंटी वायरस मतलब जो कि ऐसा वायरस जो आपके एंटी वायरस को भी जो है वो खत्म कर दे, या एंटी वायरस को भी जो है वो हैंग कर दे, या फिर एंटी वायरस में भी वायरस लेकर आ जाए, तो वो क्या होता है रेट्रो वायरस, मतलब जो एंटी वायरस को जो है वो इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है जी। वायरस और वॉर्म होते हैं, ये आपकी दो कैटेगरी होती है। जो वायरस होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता, उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। याद रखने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो कोविड है, कोविड में एक वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था, ठीक है जी। तो वो उसके लिए क्या करते थे कि हम चेन को तोड़ते थे, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होने देते थे, गैदरिंग नहीं होने देते ताकि चेन टूट जाए। अगर चेन टूटेगी तो वायरस जो है वो आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वायरस क्या होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है। जब तक आप उसे टच नहीं करोगे तब तक, या छेड़खानी नहीं करोगे तब तक आपके साथ वो कुछ नहीं कर सकता, आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। परंतु वॉर्म होता है, वो वॉर्म क्या होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। रीड वंस राइट मैनी, यानी कि वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, उसे ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। ये आपके वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेजिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस और आपके रेट्रो वायरस के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन रेस्टोरेंट, ऑफिस एंड शॉप्स। जो हमारे रेस्टोरेंट, ऑफिस और शॉप होती है उसमें हम किस प्रकार की कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जैसे आपके भी एग्जाम बन रहे हैं तो उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से ही आपके कीबोर्ड होते हैं, वो होते हैं कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार रिप्रेजेंट एट डैश ऑफ द ऑफिस बटन ऑफ MS वर्ड। जो आपका ये आपको
क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, ये आपका किस साइड प्रेजेंट होगा, तो ये आपका जो है वो राइट साइड प्रेजेंट होगा ऑफिस बटन, ये आपका ऑफिस बटन है और यहाँ पर आपका दिख रहा है। अगर आपने पोस्ट कोड 1000 को देखा हो तो वहाँ से डायरेक्ट इंटरफेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि भैया आपका जो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड होता है वो आखिरकार होता क्या है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड के बारे में बात की जाती है। अ कॉन्सेप्ट कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस सिमिलर टू द ट्रेडिशनल कीबोर्ड बट ईच की बटन इज आइडेंटिफाइड बाय एन इमेज। ठीक है जी, ये तो आपकी क्या होगी भैया, आपकी बुकिश लैंग्वेज होगी। अब आपको लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं कि सपोज कीजिए आप किसी कायोस्क मशीन में जाओ, आप किसी या फिर आप किसी स्टोर में जा रहे हो, आप मॉल में जा रहे हो, या वहाँ पर कायोक्स मशीन पड़ी होती है जिनके अंदर की डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। सपोज कीजिए कि कोक की कैन रखी हुई, फैंटा की कैन रखी हुई, लिम्का की कोक कैन रखी हुई, चिप्स का पैकेट रखा हुआ, तो वहाँ पर आपको उनकी जो मशीन होती है वहाँ पर आपको इस तरीके का जो है वो कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपको अगर कोक लेना है तो आप ये थोड़ी डालोगे कि यार मुझे कोक लेना है, तो आप कीबोर्ड से के ओ के ई डालोगे, नहीं, आप सिंपल जो है वो इस तरीके से एक बटन होगा उसे प्रेस कर दोगे। ठीक है जी, अगर आपको बर्गर खाना है या कुछ और फास्ट फूड खाना है तो आप इस तरीके से जो है वो बटन को प्रेस कर दोगे। ठीक है जी, अगर आपको आइसक्रीम खानी तो आप इस तरीके का जो बटन होगा उसे प्रेस कर दोगे। तो ये क्या होता है कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो है वो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो। आप सपोज कीजिए आपको आइसक्रीम खानी है, आप वहाँ पर कीबोर्ड लगाए, आप टाइप कर रहे हो आइसक्रीम, अब जिसकी टाइपिंग स्पीड ठीक है तो एकदम कर देगा, जिसकी नहीं है भैया उसे आई ढूंढने में फ़र्क लगेगा, सी उसे पता नहीं है कहाँ होगा। ठीक है जी, और तो वर्ड न्यूज़ याद रहेंगे तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर आप इमेज होगी तो आप सी पर सीधा जाइए, आइसक्रीम ऊपर क्लिक कीजिए, आइसक्रीम आपको मिल जाएगी, कोक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, कोक आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आप ठीक है जी, वो आपको अगर बर्गर खाना है तो बर्गर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इमेजेस बनी होती है कीपैड के ऊपर, तो वो कहा जाता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। ये क्या होता है कि मच फास्टर फॉर मेकिंग नॉन टेक्स्ट सिलेक्शन। ठीक है जी, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि इमेजेस को ही आपका ऊपर डाला जाएगा। ठीक है जी, तो इमेजेस के ऊपर आप बटन को प्रेस कीजिएगा, वही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्या करते हैं कि इट इज कीबोर्ड इज वाटर प्रूफ विच कैन बी यूजफुल वेरियस विच कैन बी यूजफुल वेयर देर इज डर्ट और रिस्क स्प्लैशेस। अब सपोज कीजिए कि ऐसे कोई कैश मशीन होती हैं, वो आपकी फॉरेन कंट्री में जो होती हैं वो आपकी रोड साइड पे भी लगा दी जाती है। अब अगर ऐसा हो गया कि यार वो ख़राब होने लग जाए, उनके कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हों कि काम ही नहीं कर पाएँ, तो हर बरखा में उन्हें ढकना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, किसके, वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट होती है, डर्ट रेजिस्टेंट होती है और स्प्लैश रेजिस्टेंट होती है। ठीक है जी, ताकि ये काम कर सकें। अब देखिए इस तरीके से अगर आपका जो वेदर आपको जानना हो तो आप क्या करोगे कि सनी के ऊपर दबाओगे, आपको पता लग जाएगा कि यार सनी रहेगा कि नहीं रहेगा। रेनिंग के ऊपर दबाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि रेन कब होगी। यहाँ पर क्लाउडी के ऊपर दबा दोगे तो आपको पता लग जाएगी क्लाउड्स कितने होंगे, और स्नोइंग के ऊपर दबा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्नोइंग की परसेंटेज कितनी या फिर कितनी बर्फ़ पड़ने वाली है। ये प्रकार के आपके जो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका देखा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के इंटरफेस को एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो एक बार लेकर आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और ये हमारा जो था वो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन थे, जिसने कि हमारी 18 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज थी, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है जी, 18 क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में लेकर आए हैं क्योंकि वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग भी है वो पूरी वीडियो नहीं देखते हो क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, इसलिए जो है वो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना देगी, खाली MCQs दिया जाए तो हमें बता दीजिएगा, अगर हम भी फिर नेक्स्ट टाइम से उन्हीं वीडियो को बनाएंगे। ठीक है जी, और अगर आपको लगता है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे ऐसे ही दिया जाए तो आप एक बारी वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे और इनमें जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है जी, हाल ही में हमने एक वीडियो डाली है कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, रिवाइज कैसे करें, डीमोटिवेटेड हो तो आपको कैसे फील करना है, खुद के मॉक टेस्ट विदाउट किसी परचेजिंग लिंक किया, विदाउट पैसा खर्च के खुद के मॉक टेस्ट कैसे बनाएं, ये भी हमने आपको अभी हाल ही में वीडियो बनाई है। इन दोनों का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डीमोटिवेटेड हो तब खुद को कैसे मोटिवेशन करें, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चले। दिवाली आप सबकी बहुत सेफ मनी हो और बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर फर्दर एग्जाम, क्योंकि आपको 1 महीने का लगभग और समय मिल जाएगा या मिल चुका है आपको। ठीक है जी, मिल चुका है क्योंकि पहले आपका जो पेपर था वो 6 तारीख को था, अब आपका जो नेक्स्ट नवंबर में चल गया है। ठीक है जी, दिसंबर में आपका पेपर चल गया है 4 तारीख का, तो ऑलमोस्ट आपको 1 महीने का और टाइम मिल चुका है। ठीक है जी, तो प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका, सुनहरा मौका आपके पास, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका एक लाइक या आपका एक शेयर या फिर एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर फर्दर एग्जाम। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। बेस्ट ऑफ द लक, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।